हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है इसका पूरा डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूं। तो मेनली जो फ्रेशर्स हैं, तो जो माने असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सीएपीएफ में ऑफिसर बनना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, तो उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। मैंने इसमें आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीएपीएफ मैंने क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या फोर्सेस होते हैं सीएपीएफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज इस एग्जाम को देने के लिए कुछ एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और इसका एग्जाम पैटर्न जो है, तो टिल 2024 तक एग्जाम पैटर्न इसका सेम था। तो 2025 से तो इस ईयर से कुछ चेंजेस आए हैं एग्जाम पैटर्न में। वो चेंजेस, नया बदलाव जो आए हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कुछ इस एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो क्या क्या चीजें हैं, तो एक सारी डिटेल्स में आपको पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कंप्लीटली डिटेलली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड वन मोर थिंग इज वेरी गुड न्यूज फॉर द एक फोर्स जो है, अग्निवीर करके एक फोर्स है, एवरीवन नोस अबाउट दैट, ठीक है। तो वो जिनका जो ओनली 4 इयर्स का सर्विस होता था, राइट। तो 4 इयर्स के बाद 25% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सर्विस में लिया जाता है और बाकी 75% को वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं। तो उसके बाद काफी दिनों से तो अग्निवीर को लेके, जब अग्निवीर को लॉन्च किया गया था, इसके ऊपर बहुत सारे माने नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ था और इसके बारे में बहुत माने डिबेट्स भी हुए थे इस फोर्स के बारे में, और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे अग्निवीर को लेके, राइट। तो उन सारी चीजों को फुल स्टॉप रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी 2026 से जो अग्निवीर कैंडिडेट्स जो हैं, तो उन सभी को माने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल है। 2026 एग्जाम को देने के लिए 2026 से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये अग्निवीर जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनका जो रियलाइजेशन और एज क्राइटेरिया, ये सारे डिटेल्स जो भी है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मेनली जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर्स जो हैं, तो उन जो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी क्या क्या क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें क्या क्या होनी चाहिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएपीएफ, सो सीएपीएफ इज नथिंग बट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सीएपीएफ माने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये जो फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, सेंट्रल सीएपीएफ जो है, राइट। और सीएपीएफ का जो एग्जाम होती है डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट, माने डायरेक्ट आप ऑफिसर रैंक में जाओगे, आप ऑफिसर पोस्ट में जाओगे, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। यूपीएससी एवरी ईयर सीएपीएफ का नोटिफिकेशन रिलीज करती है। जैसे आपको सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन आता है एवरी ईयर, जैसे वैकेंसी निकलती है, इन द सेम वे सीएपीएफ का भी एवरी ईयर इसका वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो इस सीएपीएफ में टोटल 5 फोर्सेस होते हैं, जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ। सीआरपीएफ माने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बीएसएफ माने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एसएसबी माने सशस्त्र सीमा बल। आईटीबीपी माने इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस एंड सीएसएफ माने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये 5 फोर्स, ये 5 फोर्सेस में कोई भी आप एक फोर्स में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये 5 फोर्स में से कोई भी एक फोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय आप प्रेफरेंसेस आप चूज करना पड़ता है, आप कौन सा फोर्स में, कौन सा फोर्स आपको पसंद है, कौन से फोर्स में आप जाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। 1 2 3 करके आपको प्रेफरेंसेस देना पड़ता है, सो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, राइट। तो आपको फाइनल जब इसके एग्जाम हो जाती है तो मेरिट लिस्ट आ जाता है। कट ऑफ होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है एक, ठीक है। सारे स्टेजेस पूरा होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में अगर नाम है, तो जो भी अब मेरिट लिस्ट में जितना भी मार्क्स आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स अलॉट किया जाता है, राइट। तो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट यू कैन सर्व द नेशन। सो इसकी जो एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो वो क्या है एक बार देखते हैं हम। तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो है 20 इयर्स होना चाहिए। 20 इयर्स, कोई भी कैंडिडेट हो 20 इयर्स प्लस होनी चाहिए, और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी है मगर उसका एज 20 इयर्स होना चाहिए। 20 इयर्स प्लस
यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 20 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हो, मगर 20 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है सो यू आर आल्सो एलिजिबल, राइट। तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 25 प्लस 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी कैंडिडेट्स जो है कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है उनका 28 ईयर्स। एससी एसटी के लिए 25 प्लस 5 30 ईयर्स, 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है एससी एसटी के लिए। वो 30 ईयर्स तक एलिजिबल रहते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं उनको भी माने 25 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है, सो एज पर जनरल कैटेगरी जैसा रहता है उनका भी, मगर एट द टाइम ऑफ मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो होती है तो उस टाइम पे कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, मार्क्स में कुछ परसेंटेज ऑफ रिलैक्सेशन मिलती है इनको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज। ऑलरेडी जो एक्स सर्विसमैन है नेवी आर्मी माने जो में एक्स सर्विसमैन बोलते हैं तो वो भी एलिजिबल है। और सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज सेंट्रल सिविल सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने सीएपीएफ में ही तो इंस्पेक्टर पोस्ट में या फिर कांस्टेबल के पोस्ट में हो तो वो भी एलिजिबल है। उन लोग के लिए भी प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलती है। एंड एज आई सेड दैट अग्निवीर, सो 2026 से अग्निवीर कैंडिडेट्स भी दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सीएपीएफ वेस्टर्न कमांडेंट की एग्जाम दे सकते हैं फ्रॉम 2026 बैच ऑनवर्ड्स, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किए, सो अग्निवीर आल्सो आर एलिजिबल फॉर दिस अपकमिंग 2026 एग्जाम जो है असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम वो कंप्लीटली वो दे सकते हैं करके। सो यूपीएससी इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराती थी। पहले इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराती थी, मगर अभी 4 स्टेजेस में करा रही है। तो टिल 2024 3 स्टेजेस में कराती थी। 2025 से इस ईयर से चेंजेस कुछ है। जो चेंजेस है वो है, इससे पहले रिटर्न होती थी, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में होते थे, लास्ट में इंटरव्यू होता था, राइट। तो इस बार से तो फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स पहला रिटर्न होगा, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल में कुछ इवेंट्स होते हैं उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है, लास्ट में मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। सो व्हाट द चेंजेस हैज बीन डन फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, दिस इज द चेंजेस, ओके। रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू एंड मेडिकल। तो इस बार जो नोटिफिकेशन अगर एज पर यूपीएससी कैलेंडर अगर देखा है आपने तो इस बार जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो फेब 18 2026 को रिलीज हो रही है। और लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन इज 10th मार्च 2026, ओके। और आपका एग्जाम जो है 19th ऑफ जुलाई एग्जाम, ठीक है। सो 19th ऑफ जुलाई को इस बार आपको थोड़ा जल्दी आपको एग्जाम आने वाला है। सो एवरी ईयर द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त, बट दिस ईयर सो आने वाला जो एग्जाम है वो जुलाई में ही कंडक्ट करवा रही है यूपीएससी, राइट। इसको आप थोड़ा माइंड में रख लीजिए। सो नेक्स्ट कमिंग टू द स्टेज 1। स्टेज 1 इज रिटन पार्ट। रिटन में आपको 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1, कमिंग टू द पेपर 1, दिस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। टोटल 125 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 125 क्वेश्चंस, 2 आवर्स का टाइम, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। तो आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसका जो टाइमिंग है 2 आवर्स है, टोटल 125 क्वेश्चंस, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, माने -0.6667 नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। अगर आप सही करते हो तो 2 मार्क्स आएंगे आपको, टोटल 250 मार्क्स। इसका 250 मार्क्स टोटल पेपर 1 का। सही करते हैं तो 2 मार्क्स, अगर गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव 1/3 भी जाएगा आपको। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक बार देते हैं हम, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट
ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको 3 रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंप्लीट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा आपको। पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, ठीक है। दीज आर द 6 सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। आपको इसी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको एक टोटल 125 क्वेश्चंस आपको बनेंगे। साथ में साथ आपको करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को रिलेट करते हुए आपको करंट अफेयर्स मेजर रोल प्ले करती है। आपको 50% ऑफ वेटेज जो है करंट अफेयर्स के ऊपर ही है, पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों मिला के देखा जाए तो। क्योंकि अगर इस बार का 2025 का अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखे हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। 30 क्वेश्चंस। अगर आपके हाथ में करंट अफेयर्स है तो कंप्लीटली यू कैन प्ले द गेम। आराम से आप यू क्लियर कर सकते हो एग्जाम को कंप्लीट। इससे पहले आपको लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स इज मोर देन एनफ बोलते थे, मगर इस बार के क्वेश्चन पेपर देखने से पता चला 1 ईयर 15 मंथ्स, लास्ट 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स से भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे 1-2 इयर्स का करंट अफेयर्स से भी। सो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए करंट अफेयर्स को फोकस करना है आपको। 360 डिग्रीज एनालिसिस करके करंट ज्योग्राफी, करंट एनवायरनमेंट, करंट साइंस, करंट पॉलिटी, करंट इकोनॉमी, सारे को सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी है, तो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके रिलेट करते हुए करंट ज्योग्राफी, करंट इकोनॉमी, करंट पॉलिटी, करंट साइंस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कंप्लीटली आपको स्टडी करना है। ओके, सो करंट अफेयर प्लेस इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेपर 1 एंड पेपर 2 आल्सो। नाउ कमिंग टू द पेपर 2। पेपर 2 जो है टोटल 200 मार्क्स के लिए है और इसका जो टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर्स के टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए। सो पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो है ऐसे, टोटल 6 ऐसे सबको दिया जाएगा। आउट ऑफ 6 यू नीड टू राइट ओनली 4। ऑप्शन रहेगा आपको ऐसे लिखने में, टोटल 6, आउट ऑफ 6 यू नीड टू राइट ओनली 4। ईच ऐसे कैरीज आपको 20 मार्क्स। पार्ट ए का जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स, पार्ट बी का 120 मार्क्स, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, माने कोई एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऑप्शन है आपको हिंदी या फिर इंग्लिश। आपको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के टाइम पे चूज करना पड़ेगा। इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन राइट इन इंग्लिश, और इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी यू कैन राइट इन हिंदी। तो सेम वे पेपर 1 आल्सो आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम में दिया जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव। एंड कमिंग टू द पार्ट बी। पार्ट बी इज ग्रामर की कुछ बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पूछा जाएगा आपको नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है करके, ठीक है। ग्रामर में आपको टेंसेस के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, नरेशंस, क्वेश्चन टैग्स, एरर डिटेक्शंस, ठीक है। रिराइट द सेंटेंसेस करके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ग्रामर के, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें आपको ग्रामर में आता है। नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको। पूरा पैसेज को पढ़ के और समझ के आपको समराइज करके आपके ओन वर्ड्स में आपको वो जो भी क्वेश्चंस दिया जाता है उसको आंसर देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो दैट इज कॉम्प्रहेंशन। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग में सेम आपको कॉम्प्रहेंशन जैसे ही रहेगा, 2-3 पैराग्राफ दिया जाएगा पूरा पैसेज, तो उसके नीचे वर्ड काउंट दिया जाता है आपको। तो ए प्रिसाइज राइटिंग माने आपको प्रिसाइज करके लिखना है, माने कंप्लीटली जो भी जितना भी वर्ड्स आपको पैराग्राफ में जितना भी वर्ड्स है उसको 1/3 में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ता है। वो भी आपको कैसे लिखेंगे आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, बॉक्स, ठीक है, बॉक्सेस फॉर्मेट रहेगा। एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड आपको फिल करना है। पहले आपको जो भी पैसेज है उसको समराइज करना है 1/3 में। पूरा समराइज करने के बाद जितना भी वर्ड्स आते हैं एक एक वर्ड को आप एक एक बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। सो दैट इज द प्रिसाइज राइटिंग। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग। आपको रिपोर्ट लिखना है, कोई एक इंसिडेंट या फिर कोई भी एक इश्यू होता है तो वो दिया जाता है, आपको रिपोर्ट लिखना है। नेक्स्ट आर्गुमेंट, कोई एक स्टेटमेंट या फिर कोई एक टॉपिक दिया जाता है आपको करंट रिलेटेड,
या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड, जनरल स्टडीज सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकता है, करंट रिलेटेड भी हो सकता है। प्रोस एंड कॉन्स माने फॉर एंड अगेंस्ट आपको लिखना है, दो आर्गुमेंट दोनों लिखना है, दो रिपोर्ट दोनों लिखना है। इसमें कोई पार्ट बी में कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओनली पार्ट ए जो एसे पार्ट है उसी पे आपको 6 दिए जाएंगे, आउट ऑफ 6 यू नीड टू राइट ओनली 4। ओके, सो इंग्लिश और हिंदी एक कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। सो पार्ट बी में कोई ऑप्शन नहीं है और कंप्लीटली आपको इंग्लिश में ही करना है। ओनली एसे का जो पार्ट है वही आप इंग्लिश या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो, चॉइस है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एग्जाम पैटर्न। सो रिटर्न का जो है वो कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2। सो KRK एकेडमी ने एक बैच लॉन्च की है कंप्लीटली 2026 के लिए, फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको पेपर 1 की क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्लीट आपको क्लासेस, वीडियो क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितना बार चाहिए उतना बार आप देख सकते हो क्लासेस, कोई लिमिटेशन भी नहीं है उसमें। ठीक है, पेपर 1 की क्लासेस प्लस पेपर 2 की क्लासेस भी आपको, पेपर 2 आपको करंट बेसिस में जो करंट अफेयर्स को लिंक करते ही आपको पेपर 2 पूछा जाता है, वो ऐसे की टॉपिक्स हो या फिर आर्गुमेंट रिपोर्ट के टॉपिक्स हो, तो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस जो होते हैं आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिला के आपको वीकली बेसिस पे वो अपडेट होते ही रहेंगे आपको करंट अफेयर की क्लासेस, एंड पेपर 2 का क्लासेस भी इन द सेम वे। एंड टेस्ट सीरीज में आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के टेस्ट सीरीज रहेंगे विथ इवैल्यूएशन और फीडबैक के साथ। आपको टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टेस्ट होने के बाद उसका इवैल्यूएशन होती है, फीडबैक दिया जाता है और आंसर की भी दिया जाता है आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो मेंटरशिप आपको टिल सिलेक्शन तक हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इस बैच का जो वैलिडिटी है, इस कोर्स का वैलिडिटी जो है 1 ईयर का वैलिडिटी है, एंड प्राइस जो है 5,999 रुपीज, और इस पे आपको 10% की डिस्काउंट भी है। तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए 10% का डिस्काउंट रहेगा। सो जैसे आप एक कूपन है टारगेट 2026 करके, एक कूपन अप्लाई करने से ऑटोमेटिक आपको 10% की डिस्काउंट इस प्राइस में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो ओनली 75 स्टूडेंट्स फॉर द बैच एंड दिस बैच स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 11th of August से शुरू हो रही है, आज से ही ये बैच हम शुरू कर रहे हैं। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन दिस बैच, सो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है मुझे कॉल कीजिए, आपको कैसे ज्वाइन करना है इस बैच को। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेज 2 जो है अभी पीईटी है। पीईटी माने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सो इसमें कुछ इवेंट्स है, उस इवेंट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। दिस स्टेज 2 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें कोई मार्क्स नहीं रहेगा आपको। पेपर 1 का जो मार्क्स है वो कितने हैं, 250 प्लस 200, टोटल 450 मार्क्स, राइट, 450 मार्क्स। इसमें कोई मार्क्स नहीं रहेगा, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, दीज आर ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक किया जाएगा। आपकी वेट जो होनी चाहिए मिनिमम इस एग्जाम देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 165 सेंटीमीटर्स होना चाहिए आपकी हाइट जो है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए मिनिमम हाइट। और वेट अकॉर्डिंग टू हाइट वेट मेंटेन करना पड़ेगा। सो मिनिमम वेट जो है दैट इज 50 kgs एंड फीमेल्स के लिए 46 kgs। और मेनली मेल्स के लिए चेस्ट चेक किया जाता है, चेस्ट का जो लेंथ होती है वो चेक करते समय 87 सेंटीमीटर्स आफ्टर टेकिंग द ब्रीथ करने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन होनी चाहिए, टोटल 86 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिजिकल इवेंट्स जो है, ये आपको टोटल 4 इवेंट्स रहेंगे। वो है पहला 100 मीटर्स रेस। ठीक है, मेल्स के लिए 16 सेकंड्स के अंदर फिनिश करना है और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट 800 मीटर्स मेल्स के लिए 3 मिनट्स 45 सेकंड्स के अंदर फिनिश करना है और फीमेल्स के लिए 4 मिनट्स 45 सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट इज लॉन्ग जंप जो है मेल्स के लिए 3.5 मीटर्स पार करना है, 3 चांसेस दिया जाएगा आपको, और फीमेल्स के लिए 3 मीटर्स, सेम 3 चांसेस दिए जाएंगे उनको भी। शॉर्ट पुट जो है ओनली मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये 3 इवेंट जो है ये क्वालिफाई करने से काफी है फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए ये 4 इवेंट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। शॉर्ट पुट जो है वो है 4.5 मीटर्स जो गोला रहता है वो आपको फेंकना है। शॉर्ट पुट का जो गोला है वो 3 चांसेस दिया जाएंगे आपको,
और इसमें आपको जो वेट होता है, गोला का जो वेट होता है वो 7.26 kg का वेट होता है, शॉटपुट का जो गोला होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, कोई मार्क्स नहीं रहेगा। यू शुड मस्ट एंड शुड यू शुड क्वालिफाई दीज इवेंट्स और एल्स यू विल बी रिजेक्टेड। So stage 3, coming to the stage 3, that is interview. So interview, that is personality test. Personality test बोलते हैं इसको, ठीक है। So why it is called as personality test means आपको नॉलेज यहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी चेक किया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो आपके माइंड टेस्ट करते हैं आपके, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर में कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू हैंडल ए बटालियन। एक बटालियन में टोटल 120-125 मेंबर्स रहेंगे, कुल मिला के आपको कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर, सब लोग मिला के आपको आपके अंडर में 120-125 मेंबर्स रहेंगे टोटल। एक बटालियन को आपको हैंडल करना है, तो आपकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे होनी चाहिए, उन सब को कैसे आप मैनेज करोगे। अगर कोई सिचुएशन आता है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे आप। तो आपकी जो मैंने नीचे आपकी जो बटालियन है, तो उनको कैसे आप ऑर्डर्स पास करोगे, उनको कैसे आप गाइड करोगे। अगर एक टफ सिचुएशन आ जाता है, अंडर प्रेशर में आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, अंडर प्रेशर में आप कैसे काम कर सकते हो, सारी चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। डिफेंस रिलेटेड न्यूज, ठीक है, साइंस एंड टेक, जो डिफेंस में जो साइंस एंड टेक की यूज होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, और मिसाइल्स के बारे में, आर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है आपको। सारे फोर्सेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्यों उस फोर्स का आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कोर्सेस आपके पूरा इंटरव्यू जो है आपके पर्सनालिटी टेस्ट ही होगा। तो कंप्लीटली आप डैफ एक रहता है, डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म करके, जो आपको फिल करना पड़ता है आफ्टर द रिटन, ठीक है, डैफ। तो डैफ फिल करने, जो डैफ होता है उस डैफ के ऊपर ही आपका जो 70-80% जो है डैफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। पूरा डैफ में आपका नाम से लेके आपका पूरा सारी डिटेल्स, आपको पूरा डिटेल्स, बायोडाटा पूरा आप फिल करते हो उस डैफ में, ठीक है। आपका नाम, आपका अगर पहला कोई अगर जॉब किया है तो उसके बारे में, आपके पापा का जो डेजिग्नेशन है या फिर जो जहाँ काम कर रहे हैं, आपका मदर का, क्योंकि आपके होम टाउन के बारे में, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, इसी के ऊपर कंप्लीटली आपकी क्वेश्चंस जो है वो पूरा 70-80% जो है क्वेश्चंस आपको डैफ के अराउंड ही आपका बनता है, राइट। तो ये डैफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के टाइम पे। सो दिस इज द स्टेज 3 इंटरव्यू। पहला रिटन हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका, जो इवेंट्स है उसको क्वालिफाई करना है, देन इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए आपको मार्क्स रहता है 150 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स, ठीक है। रिटर्न का कितना हो गया 450 और ये 150, टोटल 600, ठीक है, टोटल 600 आपका मार्क्स है। सो अगर आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है, सी या बी सर्टिफिकेट आपने एनसीसी किया है, तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे 5% की मार्क्स आपको ऐड होंगे आपको। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। सो अगर कोई एनसीसी किए हैं तो यू कैन फॉर्म फिल करते समय आप वहां पे मैंने सब एक कॉलम रहेगा वो आप फिल करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको सीएसबी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यू विल गेट द 5% ऑफ रिलैक्सेशन इन द इंटरव्यू। सो लास्ट इज 4th स्टेज जो है वो है लास्ट में, इंटरव्यू होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। जो इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं, सो दोज हु आर क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू, ओके। सो मतलब इंटरव्यू देने के बाद ही आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। सो इन द मेडिकल टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल चेक योर आई साइट चेक किया जाता है आपका, प्लस और माइनस, लॉन्ग साइट हो या फिर शॉर्ट साइट हो, आप +- 4 तक आप एलिजिबल हो
कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चों को क्या ना रेड ग्रीन जैसे, ग्रीन रेड जैसे दिखता है कलर ब्लाइंडनेस, तो वो नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट एंड नॉक नीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंप्लीटली आपके फ्लैट फुट है या फिर नॉक नीस है, सो देन यू विल बी रिजेक्टेड। ओके, सो कितना भी अच्छा आप परफॉर्म कर लो एग्जाम में ये सारी चीजों में, तो अगर नॉक नीस या फ्लैट फुट है सो यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो उसके लिए भी रियलाइजेशन है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। सो 15 मेल के लिए 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ए फीमेल्स के लिए 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्लैट फुट एंड नॉकनीस, ठीक है। तो नॉकनीस मैंने कुछ बच्चे क्या समझते हैं ना, अगर दोनों पैर अगर टच हो जाता है सो दे विल फील दैट, सो दैट इज द नॉकनी, दैट इज नॉट नॉकनी। नॉकनीस माने आपके जो घुटने होते हैं, घुटने की जो बोन होती है वो थोड़ा अंदर आता है, दोनों अंदर आके तो ऐसे टच हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड नॉकनीस। ओके, सो इसके लिए कुछ रेमेडीज भी है। तो एक कंप्लीट पूरा मेडिकल का जो भी जितने भी और भी क्राइटेरियाज कुछ है, तो वो कंप्लीट ओनली मेडिकल टेस्ट जो है, तो उसके बारे में एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। सो अबाउट ऑल द जो भी क्लॉज है वगैरह। नेक्स्ट इज स्वेटी हैंड्स एंड पाम्स। कुछ बच्चों को ना हाथ में और पैरों से पसीना निकलती है, राइट, तो वो स्वेटी हैंड्स एंड पाम्स नहीं होनी चाहिए, वो भी चेक किया जाता है आपको मेडिकल टेस्ट के टाइम पे। नेक्स्ट इज टैटूज। कुछ बच्चे मुझे मैंने पूछते हैं सर मुझे इस जगह पे टैटू है सर, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं इस एग्जाम के लिए। टैटू का क्लॉज जो है मैंने हो सकता है टैटू दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड फोर आर्म। लेफ्ट हैंड फोर आर्म जो है, तो यहाँ से यहीं तक कोई भी टैटू है तो ये वो भी अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं अंदर होना चाहिए। ये अंदर आप टैटू बना सकते हो, रिलीजियस टैटू, ये सारी चीजें मैंने जो भी आर्मी में जो टैटूज मैंने आपको अलाउ करते हैं, तो सेम टैटूज विल बी अलाउड इन द CAPF ऑल्सो। नाम कोई रिलीजियस टैटूज है वगैरह है तो वो अलाउ करेंगे, मगर दैट शुड बी इनसाइड द फोर आर्म, बाहर नहीं होने चाहिए। और 1/4 ऑफ योर एल्बो और हैंड, 1/4 माने ये 4 पार्ट्स हो गया ना, इसमें से 1/4 माने आप मान लो इतना साइज का टैटू, इतने साइज का टैटू आप ये अंडर इनसाइड द फोर आर्म आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो आप यू कैन गो अहेड, नो इश्यूज। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द CAPF, ठीक है। तो क्या क्या हमने डिस्कस किए हैं। सो व्हाट इज CAPF? CAPF मैंने क्या है, फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किए हैं। CAPF एग्जाम देने के लिए कौन एलिजिबल है, उसकी उनकी एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको बताया हूँ, यूपीएससी इस एग्जाम को कितना स्टेजेस में कंडक्ट कराती है और इसकी फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताया हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आप इस एग्जाम को लेके, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, जो नीचे स्क्रॉल हो रही है नंबर उसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कंप्लीटली सारी डिटेल्स मैंने सारी चीजें एक ही जगह आपको चाहिए। तो ये हमारा जो फाउंडेशन बैच है, ठीक है, ये जो फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको हमारे प्ले स्टोर में जाके KRK एकेडमी करके ऐप है, तो उसको डाउनलोड करके इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट कॉल मी, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग दिस KRK एकेडमी ऐप। जो एंड्रॉइड मोबाइल्स यूज कर रहे हैं वो प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और जो एप्पल यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट करके ऐप है, उसको डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग दिस बैच और इस एग्जाम को लेके कोई भी डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल गाइड यू कंप्लीटली रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।